नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 11 मार्च 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये ढंग से पढ़ लीजिएगा। मार्च का महीना चल रहा है, सितंबर में आपका एग्ज़ाम होगा और सितंबर आते हुए समय नहीं लगेगा, तो इसलिए ढंग से अभी से पढ़िएगा ताकि एग्ज़ाम से पहले आपको ये ना लगे कि भाई कुछ नहीं पढ़ा है। पढ़े हुए लगे, चीज़ें रिवीजन करते समय आपको अनफ्रेंडली ना लगे, पढ़ा हुआ लगे टॉपिक वगैरह, इसलिए डिटेल में अभी से पढ़िएगा। देखिए आज का हेडलाइन क्या है। हेडलाइन है कि भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं क्या नाम था इनका नाम था अरुण गोयल। इन्होंने रिज़ाइन कर दिया अपने पद से रिज़ाइन कर दिया इन्होंने, अरुण गोयल जी ने। और रिज़ाइन का रीज़न जो अलग अलग जगहों पर न्यूज़पेपर में आया वो है ये कि जो राजीव कुमार हैं इनके साथ इनके मतभेद चल रहे थे, इस कारण से रिज़ाइन कर दिया है। 3 लोगों का पैनल होता है इलेक्शन कमीशन में, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 और चुनाव आयुक्त होते हैं। सुनिएगा ध्यान से, 2 और चुनाव आयुक्त होते हैं और एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं जिनको CEC कहा जाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहा जाता है, जो राजीव कुमार जी हैं। अभी वर्तमान में राजीव कुमार जी के हाथों में ही सर्वे सर्वा है, क्योंकि दोनों जो चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एक तो अभी दिया है और एक पद पहले से ही खाली था। तो आर्टिकल 324 के तहत में चुनाव आयोग जो है ये एक संवैधानिक बॉडी का गठन किया गया है। भारत के संविधान के रक्षक में जो 4 पिलर बताए गए हैं, जिनमें से एक पिलर है चुनाव आयोग, एक है यूपीएससी, एक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और उसके अलावा एक है कैग। तो उस 4 में से एक इलेक्शन कमीशन को बताया गया है, क्योंकि निष्पक्ष और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो होता है ये लोकतंत्र का प्राणवायु होता है। इसके बिना लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी बोला है कि राजीव कुमार के साथ साथ एक और लोगों को क्या करना चाहिए, अपॉइंट करना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा चुनाव आयोग किसी एक व्यक्ति के हाथों में नहीं दिया जाना चाहिए। अब भारत सरकार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो पैनल बनता है, जिसमें प्रधानमंत्री महोदय होते हैं और नेता विपक्ष भी होते हैं, वो मिलकर क्या करते हैं तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जल्द ही कर दी जाएगी और पता ही है आपको, मैंने समझाया था कि एक कैबिनेट के सदस्य भी हो सकते हैं और एक विपक्ष के नेता होंगे, एक प्रधानमंत्री महोदय होंगे। और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 15 मार्च से पहले की जाएगी, क्योंकि अप्रैल और मई महीने में क्या है तो आपका लोकसभा इलेक्शन शुरू होने वाला है, जनरल इलेक्शन शुरू होने वाला है। लक्ष्मीकांत में बुक में चैप्टर 42 पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ताकि आपका कवर हो जाए। चैप्टर 42 को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि इंडिया साइन फ्री ट्रेड पैक्ट विथ 4 यूरोपियन कंट्रीज़, जिनका नाम है EFTA। EFTA एक संगठन है जिसमें कौन कौन सदस्य हैं तो आइसलैंड है, उसके अलावा नॉर्वे है, नॉर्वे के अलावा कौन सा है तो लिंचेस्टाइन है और स्विट्ज़रलैंड है। ये 4 देश हैं जिनके साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के बाद अब इन देशों से बहुत सारे आयात निर्यात किए जाएंगे, भारत बेचेगा भी और इनसे खरीदेगा भी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद चीज़ें अगर कोई 100 रुपये की बन रही हैं, स्विट्ज़रलैंड में 1000 रुपये की बन रही हैं, तो भारत में हो सकता है वो 1020 रुपया में बिके। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब साइन नहीं किया गया था तब यही आइटम हो सकता था 1100 से 1200 का बिकता हो, है ना। इससे क्या होगा, वहाँ के देशों से आयात बढ़ेगा, उनकी डिमांड मार्केट में बढ़ सकती है, भारत भी वहाँ पर अपने सामान बेच सकेगा और उसको एक बाज़ार ऐसा मिलेगा जहाँ पर उसकी सामान सस्ते मिलेंगे, बिना टैरिफ के मिलेंगे। ओके, इससे क्या होगा, बाज़ार में कंपटीशन में भारत के लिए थोड़ी सी कमी होगी। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। गिग वर्कर्स सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी। एक स्टडी किया गया जिसे बताया गया है जो गिग वर्कर्स कौन होते हैं बंधुओं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर साइन किए जाते हैं कंपनी के लिए, जैसे जोमेटो स्विगी के जो डिलीवरी मैन आपके घर आते हैं, या कैब जो आप उबर ओला का यूज करते उसके जो ड्राइवर्स होते हैं, ये सब के सब गिग वर्कर्स होते हैं। गिग वर्कर्स हर इंडस्ट्री में है, मेडिकल से लेकर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से लेकर और इंजीनियरिंग में भी, सब में सभी जगहों पर गिग वर्कर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं। लेकिन उनका काम का स्तर अलग हो सकता है, लेकिन काम तो सभी जगह इनसे लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वेतन के अलावा इनसे कोई मतलब रखा नहीं जाता कंपनियों के द्वारा। अब कुछ कंपनियों ने जीवन बीमा कराना शुरू किया है, लेकिन उससे कोई खास असर पड़ता नहीं, क्योंकि वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा होता है। एक स्टडी में बताया गया है कि लगभग में 14 आवर पर डे का हिसाब से कैब चलाते हैं और मंथली अर्निंग भी बहुत कम है, जो 5,000 से 15,000 से 10,000 15,000 20,000 डिलीवरी मैन वगैरह जो काम करते हैं उनकी अर्निंग है। बताइए क्या होता है 15,000 में आजकल के समय में, वो अर्निंग है इनकी।
तो ये बताया गया है यहाँ पर। उसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो अलग अलग जाति के लोग हैं, एससी और एसटी समुदाय के लोग हैं, इनको ज़्यादा घंटे काम करना पड़ता है। कोई काम करवाता नहीं है गिग वर्कर्स में, ये खुद की इच्छा से करते हैं। कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि जाति के कारण ज़्यादा काम करना पड़ता है। ये तो ये स्टडी है जो ये बता रहा है। जबकि जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको तुलनात्मक रूप से इनके तुलना में कम काम करते हैं। क्यों काम करते हैं कम, ये नहीं बताया गया इसमें। हो सकता है जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनका फैमिली पृष्ठभूमि सही रहा हो, उतना भी खराब ना रहा हो कि उनको ज़्यादा घंटे काम करना पड़े। इस स्टडी में ये भी बताया गया। स्टडी किसके द्वारा किया गया है? पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी और कुछ जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनके द्वारा किया गया है इस स्टडी को। ये स्टडी किसके द्वारा किया गया ये आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं आया है कि जो रिपोर्ट के बारे में आपसे पूछे। आपसे पूछेगा गिग वर्कर्स के बारे में तो वो ज़रूर समझा दीजिएगा वहाँ पर। ओके, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एनसीईआरटी ने एक नया पैटर्न शुरू किया है मार्किंग का, और इस तरह के सवाल आपके पीटी मेंस में बनते हैं। मेंस में खास तौर के इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या है वो पैटर्न और क्या है उसका आउटपुट, और क्यों वो पहले के जो एक विधि थी मार्क्स कैलकुलेट करने की या बच्चों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की, उस विधि से किस प्रकार से अलग है। नए एजुकेशन पॉलिसी और 2024 ईस्वी के हिसाब से क्या इसको बनाया गया है, क्या उसमें कुछ कमियां भी हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। देखिए इसको नाम दिया गया समग्र प्रगति कार्ड। एनसीईआरटी ने इसको शुरू किया है। क्या है, हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद ने एक नवीन समग्र प्रगति कार्ड पेश किया है जो कक्षाओं में बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन के अतिरिक्त पारस्परिक संबंधों, पाठ निरीक्षण, रचनात्मकता, भावनात्मक अनुप्रयोगों की प्रगति को मापेगा। केवल किताबी ज्ञान नहीं, किताबी ज्ञान के अलावा पारस्परिक संबंध, बच्चा जो है वो कम्युनिटी के साथ कैसे संबंध बनाता है, किस प्रकार से इन्वॉल्व होता है चीज़ों में, ये ज़रूरी होता है। आत्मनिरीक्षण किस प्रकार से करता है, सेल्फ असेसमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, खुद के अंदर झांक रही। तो बड़े बच्चे भी नहीं झांकते हैं। 69 बीपीएससी के पेपर दे के आए कई सारे लोग जब मुझे फ़ोन करते हैं कि तैयारी नहीं हो पा रही है, कैसे पढ़ें क्या नहीं, मैं उनसे पूछता हूँ 69 बीपीएससी के पेपर देकर आए, उसके बाद उसको उल्टा कर देखा आपने? नहीं देखा, जबकि उसको देखना चाहिए था। इतने अच्छे से देखना चाहिए था कि एक सवाल याद हो जाए, कहाँ पर गलती की है आपने, ये ज़रूर करना चाहिए था। ठीक है, तो सेल्फ असेसमेंट इसीलिए ज़रूरी होता है, ये बचपन से ही डेवलप होने चाहिए। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, भावनात्मक अनुप्रयोगों को, प्रगति को मापेगा। मार्क्स के साथ साथ इन सब चीज़ों को मापेगा एनसीईआरटी का जो नया समग्र प्रगति कार्ड है। क्या है, एचपीसीज को क्या है, समग्र प्रगति कार्ड को निष्पादन, मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण द्वारा तैयार किया गया है। एनसीईआरटी के तहत मानक निर्धारण निकाय है। यह मूलभूत से कक्षा 1-2, प्रारंभिक चरण 3 से 5, मध्य चरण 6 से 8 के लिए है। यह सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू किया गया, उसमें इस चीज़ को रखा गया था कि केवल मार्क्स मत कैलकुलेट कीजिए किसी बच्चे का, उसका समग्र प्रगति को देखिए कि कितना वो डेवलप कर रहा है, कितना अन्य चीज़ों में भी डेवलप कर रहा है। क्या है ये? यह छात्रों के लिए शैक्षणिक प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए एक नवीन दृष्टिकोण है जो अंकों एवं ग्रेडों पर पारंपरिक निर्भरता से काफ़ी भिन्न है। अंक और ग्रेड किसी काम के नहीं होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। ओके, इसके बजाय यह व्यापक मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित है जो छात्र के विकास, अधिगम के अनुभव के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित है। आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि क्या इसका लाभ है, क्या इसका नुकसान है। अगर आप यहाँ पर नहीं समझेंगे तो वहाँ पर आप आंसर फ्रेम करके नहीं लिख पाएंगे। इसलिए समझिए इस चीज़ को ताकि अपने पॉइंट आप ड्राइव कर सकें। विशेषताएँ क्या हैं? एचपीसी मॉडल के तहत छात्र सक्रिय रूप से उन कक्षीय गतिविधियों से जुड़ते हैं जिसमें उन्हें अवधारणा की अपनी समझ का प्रदर्शन करते हुए कई कौशल और दक्षताओं को क्रियान्वित करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाता है। ओके, इसके बाद क्या दिया हुआ है कि कार्य निष्पादन करते समय उन्हें जिन कठिनाई स्तर का सामना करना पड़ता है, मूल्यांकन प्रक्रिया में उस पर भी विचार किया गया है कि कितना हार्ड लेवल का उसने सामना किया है। ओके, शिक्षक सहयोग, रचनात्मकता, सहानुभूति, मनन व तैयारी जैसे विभिन्न आयामों में छात्रों की ताकत तथा कमजोरियों का आकलन करने को काफ़ी मदद मिलती है इससे। देखिए, जब आप मार्क्स के अलावा बच्चे के सभी इम्प्रूवमेंट को देखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि आप देख रहे हैं उसका इम्प्रूवमेंट, ना कि उसका मार्क्स। मार्क्स ले आने से उसका व्यक्तित्व का इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मार्क्स हो सकता है रट के वो ज़्यादा ले आए, इसका ये कतई मतलब नहीं कि वो एक अच्छा इंसान भी हो।
अच्छा इंसान वो होता है जिसके अंदर भावनात्मक समझ हो, जिसके अंदर क्रिएटिविटी हो, रचनात्मकता हो। वो संबंधों को पारस्परिक जो संबंध होते हैं, कम्युनिटी के साथ रिलेशन होता है, उसको बढ़ावा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, घुल मिल रहा है कि नहीं रहा है, चार लोगों में बैठ के बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है। इस तरह की चीज़ों को मापना जरूरी होता है। यह शिक्षकों को उन क्षेत्रों को पहचान करने में मदद करता है जहां छात्रों को अतिरिक्त सहायता अथवा मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ सकती है। एचपीसी की खास बात यह है कि छात्रगण प्रत्यक्ष तौर पर मूल्यांकन प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं, छात्र भी इसके हिस्सा होते हैं। किस प्रकार से? छात्रों को अपने स्वयं के प्रदर्शन के साथ साथ अपने सहपाठियों के प्रदर्शन का आकलन करने, उनके सीखने के अनुभवों और सीखने के परिपेक्ष में अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि आप बताइए कि आपका बगल वाला जो छात्र है वो क्या क्या है सीखा है, कितना उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, इससे क्या होता है। ये जो एक छात्र जो मूल्यांकन कर रहा है वो ऑब्जर्व करना सीखेगा, अपने बगल वाले छात्र को देखेगा कि वो क्या इम्प्रूवमेंट कर रहा है। साथ ही साथ में ये छात्र के साथ हमेशा ये छात्र उसका पड़ोसी ही रहता, उसका दोस्त ही रहता है। ठीक है, इससे क्या होगा, एक उस बच्चे के अंदर में क्लासरूम के अलावा जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है या कोई डाउनफॉल हो रहा है तो उसको भी वो लिख सकता है, बता सकता है। ठीक है, तो इसके दो तरफा लाभ हैं, समझिएगा ज़रा ध्यान से। इसके अंदर एचपीसी में माता पिता को उनके बच्चों के सीखने के विभिन्न पहलुओं के संबंध में उनकी राय मांगकर मूल्यांकन प्रक्रिया में उनका एकीकरण किया जाता है, जिसमें गृह कार्य पूरा करना, कक्षा भागीदारी, घर पर पठ्येतर गतिविधियों के साथ मोबाइल के उपयोग का संतुलन भी शामिल है। आज के ज़माने के हिसाब से इस पाठ्यक्रम को डिज़ाइन किया गया है, इस ग्रेडिंग सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, इससे मोबाइल पर कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है उसको भी नापा जा रहा है। आवश्यकता: पठन सामग्री के समरण के अतिरिक्त एचपीसी छात्रों के बीच विश्लेषण, महत्वपूर्ण सोच, वैचारिक स्पष्टता सहित उच्च स्तरीय कौशल के मूल्यांकन को प्राथमिकता देता है। एनईपी के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी निर्देशों के अनुरूप स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा वर्ष 2023 से प्रस्तुत की गई थी, जो साक्ष्य के व्यवस्थित संग्रह के माध्यम से छात्र की प्रगति का आकलन करने की दिशा में परिवर्तन का समर्थन करती है। मतलब कि सीख कितना रहा है वो, नो मैटर किताबी ज्ञान सीख रहा है, सामाजिक ज्ञान, लेकिन सीखना ज़्यादा जरूरी है। इसके अतिरिक्त एनसीपीएससी छात्रों को स्वयं के अधिगम प्रक्रिया के अनुवीक्षण करने में सशक्त बनाने के लिए सहकर्मी और स्वमूल्यांकन विधियों को बढ़ावा देता है। सेल्फ असेसमेंट की बात तो ऊपर से कर ही रहे हम लोग, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या करेगा, मदद करेगा इसका। अगला देखिए क्या है, अगला है परख। क्या है? परख का शुभारंभ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के भाग के रूप में किया गया था। परख एक कार्यक्रम का नाम है, PARAKH, परख एक कार्यक्रम का नाम है। देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें एक मानक निर्धारण निकाय की स्थापना की परिकल्पना की गई, जिसका उद्देश्य मूल्यांकन हेतु नए प्रतिरूप, नवीनतम शोध के संबंध में विद्यालय बोर्डों को सलाह देना तथा उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देना था। यह एनसीईआरटी के घटक इकाई के रूप में कार्य करती है। इसे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, नेशनल अचीवमेंट सर्वे और राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण, स्टेट अचीवमेंट सर्वे जैसे समय समय पर लर्निंग आउटकम टेस्ट आयोजित करने का भी कार्य सौंपा गया है। किसको? तो परख कार्यक्रम को। यह प्रमुख रूप से 3 मूल्यांकन क्षेत्रों पर कार्य करता है, जिनमें व्यापक मूल्यांकन पहला है, उसका दूसरा है स्कूल आधारित मूल्यांकन और तीसरा है परीक्षा सुधार। 3 चीज़ों को मिलाकर परख कार्यक्रम को बनाया गया है। 3 अलग अलग मूल्यांकन इसमें किए जाते हैं। पहला है व्यापक मूल्यांकन, दूसरा है स्कूल आधारित मूल्यांकन, तीसरा है परीक्षा सुधार, इसमें शामिल हैं। इन तीनों को मिलाकर मूल्यांकन किया जाता है। उद्देश्य क्या था? इस उद्देश्य एक ही चीज़ था इसका कि आज के ज़माने के हिसाब से, 2024 के हिसाब से, 21वीं सदी के हिसाब से बच्चों का मूल्यांकन किया जाए और एक बेंचमार्क स्थापित की जाए मूल्यांकन में। पहले की जो पुरानी व्यवस्था थी जिसमें हम केवल मार्क्स के आधार पर उनका मूल्यांकन करते हैं, उस तरीके को हमें अब छोड़ना है धीरे धीरे। बेंचमार्क मूल्यांकन ढांचा रटने पर जोर देने पर रोक लगाने में सहायता प्रदान करेगा, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से परिकल्पना की गई है कि रटा रटाया ज्ञान नहीं चाहिए, कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा फंसना मत, फिर भी जाके जाल में फंस गए, फिर जाल में फंसने के बाद भी रट रहे हैं कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा फंसना मत। क्यों? क्योंकि रटंत विद्या हमने रट रट के कर लिया। यही चीज़ तो बार बार मैं कहता रहता हूँ कि चीज़ों को रटिए मत, समझ लीजिए, आपके दिमाग में अपने आप पॉइंट्स आने लग जाएंगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि आज के मार्किंग सिस्टम में क्या क्या कमियाँ हैं, ज़रा उसको मुझे बताइएगा, तो क्या इसके लिए किताब पढ़ना ज़रूरी है? क्या आपने मार्किंग सिस्टम का अनुभव नहीं किया है क्या? तो उसको लिखिए, जो जो अनुभव किया है कि क्या क्या उसमें कमियाँ हैं क्या नहीं। एक्स्ट्रा कैरिकुलर नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती थी सरकारी स्कूलों में।
इसको इम्प्लीमेंट करने में कितना दिक्कत आएगा ये ज़रा सोचिएगा। कहाँ से जोड़ना है इसको, अब ज़रा जोड़ते हैं, आप लोग जोड़ नहीं पाते हैं। असर का एक रिपोर्ट है, असर का एक रिपोर्ट पढ़ाया था मैंने, जिसमें बताया था कि 10वीं क्लास के बच्चे क्लास 2 और 3 के हिंदी नहीं पढ़ पा रहे सही से। वो क्या मूल्यांकन करेंगे अपने बगल के बच्चे का, मुझे बताइए ज़रा। उनको आप परख कार्यक्रम में कहाँ से शामिल कर पा रहे हैं। तो ये एनसीईआरटी जो ला रही है प्रोग्राम बहुत ही सुंदर है, लेकिन चैलेंजेस भी होंगे, कुछ चुनौतियाँ भी होंगी, क्योंकि अभी बच्चों के पढ़ने लिखने का जो लेवल है अपने देश में, वो असर के हिसाब से तो अभी भी ठीक नहीं चल रहा है, उसमें काफ़ी काम करना बाकी है अभी। ओके, देखिए अगला क्या दिया हुआ है। स्कूली शिक्षा हेतु एनसीईएफ क्या है। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के 2020 के दृष्टिकोण का आधार पर इसके कार्यान्वयन को सक्षम करने के लिए विकसित की गई है। एनसीएफ-एससी का सूत्रीकरण एनसीईआरटी द्वारा किया जाएगा। अग्रिम पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए एनसीएफ-एससी दस्तावेज को प्रति 5 से 10 वर्ष में एक बार पुनः परीक्षित व अद्यतन किया जाएगा। एनसीएफ-एससी भारतीय पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ शिक्षण प्रथाओं को विकसित करने तो दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है। एक ये गाइडलाइन है जिसको फॉलो करना होता है पाठ्यक्रम डेवलप करने से लेकर पढ़ाने तक के लिए। ओके, इसके उद्देश्यों में रटने, दोहराकर याद करने से हटाकर सीखना, शिक्षा को वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ना। जब भी मैं बोलता हूँ इकोनॉमिक्स, तो मैं बोलता हूँ अपने आस पड़ोस की चीज़ों को देखिए, वही है इकोनॉमिक्स। वही खरीद बिक्री वाला रूल रेगुलेशन दुनिया भर में लागू होता है, कुछ थोड़े बहुत बदलाव कर दीजिए। इंटरनेशनल रिलेशन जो आईआर पढ़ते हैं, विशुद्ध गांव की राजनीति होती है आईआर। ढंग से दोनों को कनेक्ट करेंगे तो एक एक डाउट मिल जाएगा कि किस प्रकार से जलन के कारण एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से मिलता है। दो में अगर झगड़ा हो गया है तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है। ये गाँव में भी होता है, तो यही तो इंटरनेशनल लेवल पर भी होता है। तो वास्तविक जीवन की स्थितियों से जब आप पढ़ाई को जोड़ते हैं, अब मुझे बताइए एक चीज़, जो सोनम वांगचुक हैं, सोनम वांगचुक का नाम आपने सुना होगा, जो लद्दाख में है, जिनके जीवन पर आधारित 3 इडियट्स को बताया जाता है। उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन सुझाव लाया था। उन्होंने बोला था कि ए फॉर एप्पल सिखाने से अच्छा है कि जो फल वो बच्चा देख रहा है अपने आस पड़ोस में, वो उसको सिखाया जाए। ए फॉर कुछ और सिखाया तो जो अपने बगल में देख रहा है वो, जिससे उसको रटना नहीं पड़ेगा ए फॉर एप्पल। यह ठीक है, ए फॉर एप्पल तो फिर भी घर में देख ले। जेबरा जो सिखाते हो आप, जेबरा कभी उसने देखा नहीं। ऋषि मुनि के बारे में आप उसको बताते हो कि ऋषि होता है, उसे कुछ और सिखा दीजिए। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप पढ़ाई को अपने आस पड़ोस के जीवन से जोड़ते हैं बचपन से ही, तो क्या होता है, उसकी लर्निंग और ऑब्जर्व करने की जो शक्ति होती है वो डेवलप होती जाती है। ठीक है, तो देखिए यही चीज़, इसका भी उद्देश्य रखा गया है। परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाने के साथ साथ पाठ्य पुस्तकों से पढ़े कार्यक्रम को समृद्ध करना है। और क्या बनाना है भाई कि जो उनका पुस्तक हो वो पढ़ने में मज़ा आए, उनको सजा ना लगे। एनसीएफ-एससी का उद्देश्य सीखने को आनंददायक, बाल केंद्रित, आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना है, और बस यही करना है। उसके अलावा तो पता ही आपको, भारत में बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन का प्रावधान किया गया है। आपने एक टर्म सुना होगा बार बार लोगों को बोलते हुए, क्या, हार्ड स्टडी करो, हार्ड स्टडी, है ना। उसके बाद से हार्ड वर्किंग है, हम लोग हार्ड वर्किंग, खूब मेहनत करते हैं। काहे हार्ड स्टडी कर रहे हो, इंजॉय वाले स्टडी करो, जो पढ़ने में मज़ा आए, कभी बोरियत महसूस नहीं होगी। सोचिए ज़रा कि आपके आस पड़ोस से किसी को इलेक्शन कमिश्नर के बारे में नहीं पता है, इलेक्शन कमीशन के बारे में नहीं पता है, और आपको पढ़कर पता है तो कितना अच्छा अनुभूति होगा आपको। इस तरह से पढ़िए कि हम सीख रहे हैं कुछ, जिससे क्या होगा, पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। कितना भाषण दूँ मैं, है ना, आप भी बोर हो गए। देखिए अगला न्यूज़ क्या है आपके लिए। अगली न्यूज़ है वो जल जीवन मिशन से संबंधित है। क्या है कि वेटिंग फॉर वाटर इन उन्नाव जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, अभी भी वहाँ पर जल जीवन हरियाली मिशन, जल जीवन जो मिशन है, जल जीवन हरियाली तो मैंने बिहार का बोल दिया, जल जीवन मिशन, इसके बारे में हम लोग समझेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है। और जो मोदी गवर्नमेंट का वर्तमान का जो कार्यकाल है वो जो ख़त्म हो रहा है ना, तो 2019 से 2024 कार्यकाल में अगर सबसे सफलतम योजनाओं की चर्चा की जाए तो जल जीवन मिशन उसमें माना जाता है। और आयुष्मान भारत भी तो उससे पहले लाया गया, 2018 के आसपास लाया गया था। जल जीवन को आप मानकर चलिए इस टर्म में सबसे सफल योजना, क्योंकि वाकई सफल हुआ है। गांव-गांव तक तो पहुँचे हैं, भले ही उसमें क्वालिटी में थोड़ा सा कम है, लेकिन पहुँचे हैं। अब दिक्कत कहाँ पर आया है, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में कुछ दिक्कत आ रही है, जिसके कारण से यहाँ पर अभी भी जल जीवन मिशन सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है।
कोविड के कारण जल जीवन में थोड़ी सी देरी भी हुई, लेकिन फिर भी अच्छे खासा इम्प्लीमेंट हो गया है। अब यहाँ पर दिक्कत जो आ रही है उसमें एक दिक्कत बताया जा रहा है क्या, कि एक फ्लोराइड की कमी देखी जा रही है। फ्लोराइड बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है वाटर में। फ्लोराइड के कारण से क्या हो रहा है, वाटर को सप्लाई करना घर घर तक भौम जल जो है वो काफ़ी कठिन बन रहा है उन्नाव में। तो फ्लोराइड के देखिए, फ्लोराइड क्या ज़रूरी होता है, बिल्कुल ज़रूरी होता है। टूथपेस्ट जो आप यूज करते हैं ना, उसमें भी फ्लोराइड के अंश होते हैं, लेकिन बहुत ही नगण्य मात्रा में होते हैं। फ्लोराइड के ज़्यादा होने से क्या होगा, हड्डियों का क्षरण हो जाता है, दांतों का क्षरण होता है, एक पीलापन आ जाएगा। ये सब तकलीफें देखने को मिल सकती है। आप मुझे ये भी बताएंगे कि फ्लोराइड की कमी से कौन से रोग रटे हैं आपने मुझे पता है बहुत सारे लोग रट के जाते हैं रोग, तो उसमें से फ्लोराइड की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये आप मुझे बताएंगे, या फ्लोराइड की वजह से कौन सी बीमारी होती है। एक तो मैंने बता दिया है, हड्डियों का क्षरण वगैरह होता ही है, बाकी फ्लोराइड आवश्यक भी होता है हमारे शरीर के लिए। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। टूथपेस्ट वगैरह में भी यूज किए जाते हैं फ्लोराइड का। जल जीवन मिशन को समझिए। बाकी उन्नाव का समस्या है तो ये बहुत बड़े स्तर पर तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि भौम जल का प्रदूषण भारत में क्यों बढ़ गया है। तो उसका कारण बहुत सारे हो सकते हैं, और जल का संकट की स्थिति अभी ये बन गई है कि बेंगलोर शहर के साथ साथ कर्नाटक का उत्तरी भाग और महाराष्ट्र के पूर्वी भागों में अभी जल संकट शुरू हो चुकी है। कई सारे जगहों पर जल लेने के लिए लोगों को 5-5, 10-10 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। अभी से ही सूखा शुरू हो गया, अभी तो मार्च शुरू ही हुआ है। आपको पता ही है कि जनवरी के बाद से जून तक का जो महीना होता है, जनवरी में तो थोड़ी बहुत वर्षा हो भी जाती है उत्तर भारत में, लेकिन जून तक लगभग में भारत में सूखा का मौसम माना जाता है। फिर चौमासा जब बरसात शुरू होती है तब बारिश का मौसम आएगा, तब पानी की उपलब्धता सही से होती है। चलिए देखिए जल जीवन मिशन क्या है, डिटेल में उसको एक एक पॉइंट को समझिए, क्योंकि वहाँ से पीटी मेंस में अगर पूछा जाए तो आप उसको सफलता से कर सकें। ओके, जल जीवन मिशन को 2019 में शुरू किया गया था। यह मिशन 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन, यानी कि वर्किंग नल कनेक्शन, ऐसा नहीं होना चाहिए नल लगा के भूल गए, जो काम कर रहा हो वो वाला नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति की परिकल्पना करता है, कि हर घर में नल से जल पहुंचाने की। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये भाषण भी सुना होगा आपने, उन्होंने जगह जगह इसके चर्चा भी किया था। जल जीवन मिशन पेयजल हेतु एक जन आंदोलन बनाना चाहता है, जिससे यह हर किसी की प्राथमिकता बन जाए। यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन सा मंत्रालय बंधुओं? जल शक्ति मंत्रालय। अभी आपको लग रहा होगा कि मंत्रालय क्यों रटवा रहे हैं, एग्ज़ाम में स्टेटमेंट में मंत्रालय भी पूछे जाते हैं कि ये योजना गृह मंत्रालय के तहत है या ग्रामीण मंत्रालय के तहत है, और फिर वहाँ पर गलत हो जाएगा आपका। ओके, इस मिशन का लक्ष्य मौजूदा जल आपूर्ति प्रणालियों एवं जल कनेक्शन, जल गुणवत्ता निगरानी, परीक्षण के साथ साथ सतत कृषि की कार्य क्षमता सुनिश्चित करना है। यह संरक्षित जल के संयुक्त उपयोग को सुनिश्चित करता है। इसके साथ साथ यह पेयजल स्रोतों में वृद्धि, पेयजल आपूर्ति प्रणाली, ग्रे जल उपचार। अब ग्रे वाटर क्या होता है, जो आप नहाते धोते हैं उसके बाद जो वेस्ट वाटर बचता है उसको ग्रे वाटर कहते हैं। वो वाटर कोई बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है, उसको साधारण रूप से भी अगर उसको सही से ट्रीट किया जाए तो वो वाटर फिर से पीने लायक बन जाता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो ग्रे वाटर को ट्रीट करना बहुत आसान होता है, उसको रीयूज करना बहुत आसान होता है। ओके, और वो पुनः उपयोग में भी सुनिश्चित करता है। ग्रे वाटर का उपचार, रिसाइकल, ये सब कुछ सुनिश्चित किया जाता है किसके तहत में? जल जीवन मिशन। विशेषताएं क्या है? तो जल जीवन मिशन स्थानीय स्तर पर जल की एकीकृत मांग, आपूर्ति पक्ष प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है। वर्षा जल संचय, भूजल पुनर्भरण। भूजल का पुनर्भरण कैसे होता है? तो अगर बहुत ज़्यादा आप सीमेंटेड कर देंगे जगह जगह पर तो क्या होगा, भौम जल का सही से पुनर्भरण नहीं हो पाता है। लेकिन वर्षा जल को अगर आप संग्रहित कर देते हैं कहीं, या कहीं पर पानी को रोक कर भी रख देते हैं, तो धीरे धीरे रिस कर वो भौम जल को पुनः रिचार्ज कर देता है। पुनः उपयोग के लिए घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन जैसे अनिवार्य तथ्यों के रूप में स्रोत सतत उपायों हेतु स्थानीय बुनियादी ढांचे का निर्माण अन्य कार्यकारी कार्यक्रम योजनाओं के साथ अभिसरण में किया जाता है। मतलब कहने का मतलब बस इतना है कि पानी के उपयोग को सही करना है और बर्बाद नहीं करना है, बस बात ख़त्म। अब बर्बाद कैसे नहीं करना है, तो रिसाइकल कर लेंगे, रीयूज कर लेंगे, उसको ट्रीट कर लेंगे वाटर को, और फिर से उसको घर में ले आएंगे, फिर से खाना पका लेंगे, पानी पी लेंगे। तो यही चीज़ उसमें कहा गया और ये करना ही पड़ेगा। बायो टॉयलेट आपने ट्रेन में देखा है, बायो टॉयलेट लिखा रहता है। जो आप टॉयलेट में पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना,
वो टॉयलेट का ही ऊपर से फिर से आ रहा होता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आज के बाद ट्रेन में आप कुल्ला नहीं करेंगे जल्दी, लेकिन वो वही वाटर ट्रीट होता है जो आप निष्कासित करके आए हैं अपने शरीर से, वो फिर से उसको रिसाइकल करके वाटर ट्रीट करके वो फिर से उसको भेजता है। तो बायो टॉयलेट जो बनाया था ना, डीआरडीओ का बड़ा योगदान था उसको बनाने में। यूपीएससी ने पीटी में बायो टॉयलेट के बारे में सवाल पूछा है। तो बायो टॉयलेट की भी संकल्पना यही है कि भाई पानी को रीयूज किया जाए बार बार। इसी प्रकार से इसमें भी बोला गया जल जीवन मिशन में भी। कार्यान्वयन क्या है? जल समितियां ग्राम जल आपूर्ति प्रणालियों की योजना क्रियान्वयन, प्रबंधन, संचालन, रख रखाव करती है। इनमें 10 से 15 समितियां सदस्य होते जल समिति में, जिनमें कम से कम 50% महिला सदस्य, स्वयं सहायता समूह के अन्य सदस्य, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी शिक्षक, सब कोई शामिल होते हैं इसमें। समितियां सभी उपलब्ध ग्राम सभाओं को मिलाकर एक बारगी ग्राम कार्य योजना तैयार करती हैं। योजना को लागू करने से पहले इसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है। वित्त पोषण केंद्र और राज्यों के बीच 50, 90 और 10 अन्य राज्यों के लिए 50-50 का इसमें रखा गया है। भारत सरकार 50 रुपया देती है, 50 रुपया उनको खुद से देना पड़ता है। और जल जीवन मिशन की प्रगति क्या रही है भाई? तो बहुत सारे घरों में हमने लगा दिया है। 12.3 करोड़ 62% ग्रामीण परिवार पाइप के पानी कनेक्शन है, जो वर्ष 2019 के 3.2 करोड़ से ज़्यादा है। मतलब कि हमने प्रगति की है। आंकड़े भी चाहिए होता है ना प्रगति के। 5 राज्य गुजरात, तेलंगाना, गोवा, हरियाणा, पंजाब, 3 केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन द्वीप, दादर नागर में 100% नल के पानी का कनेक्शन भी हो गया है। निकट भविष्य में हिमाचल और बिहार में भी 100% हो जाएगा। बिहार में 96.30% है। गांव-गांव तक नल और टैप तो पहुंच ही गया है, भले उसे पानी आता है कि नहीं आता है, लेकिन ये तो पहुंच गया है। जल जीवन मिशन शहरी भी है। इसी प्रकार से 2021-22 के केंद्रीय बजट में सतत विकास लक्ष्य 6 के अनुसार सभी शहरों में कार्यात्मक नल के माध्यम से घरों में जल की आपूर्ति के सार्वभौमिक कवरेज के लिए इसको शुरू किया गया। शहरी के लिए देखिए, पहले तो ग्रामीण के लिए शुरू किया गया, उसके पश्चात शहरी के लिए शुरू किया गया है। अब एक चीज़ और सुनिए मेरी बात, क्या बोल रहा हूँ मैं। ये जो सतत विकास लक्ष्य 6 दिख रहा है ना आपको लिखा हुआ, आपको लग रहा होगा कि बस पढ़ के भर गए। बीपीएससी ने 68वीं बीपीएससी मेंस में सीधा एसडीजी नंबर देकर मेंस का सवाल पूछ लिया था, जिसमें एसडीजी के उस नंबर का तात्पर्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, इस तरह का कोई था। इसलिए एसडीजी जवाब मैं आपसे पूछता हूँ बार बार, तो इसको याद कर लीजिए, क्योंकि बीपीएससी ने मेंस में क्या किया, नहीं बताया कि एसडीजी में क्या है, सीधा नंबर दे के पूछ लिया कि बताइए इसके बारे में कि ये किस प्रकार से क्या भूमिका हो सकता है इसमें। एसडीजी 6 क्या है, सीधा पूछ लेगा। एसडीजी 6 के लिए भारत सरकार ने कौन कौन से काम किए हैं, एक्सप्लेन भी नहीं करता। बीपीएससी मेंस का सवाल है, 68वीं का है, देखिएगा जरा। जल जीवन मिशन ग्रामीण का पूरक है, जिसके तहत 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से 55 लीटर तक की पानी की कोशिश की गई कि भाई घरों में, शहर के घरों में भी 55 लीटर प्रति व्यक्ति हम पानी पहुंचा सकें। ओके, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य वही है भाई कि नल और सीवर कनेक्शन तक पहुंच सुनिश्चित करना, जल निकाय का पुनरुत्थान, चक्रीय जल अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। अगले टॉपिक पर चलते हैं हम। अगली न्यूज़ देखिए क्या है कि मडिगा समुदाय या मडिगा, मैंने आपको समझाया था, मडिगा समुदाय के बारे में मैंने आपको समझाया था कि मडिगा समुदाय कहाँ पर रहते हैं। ये मुख्य रूप से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के इलाकों में रहते हैं, कर्नाटक के इलाकों में रहते हैं। ये एससी कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले कम्युनिटियों में से एक हैं। और इनके बारे में कहा गया है कि इनके एक मेंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहाँ पर अपॉइंट किया है, तो इनको अपॉइंटमेंट किया है NCSC में, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में इनको अपॉइंट किया गया है। ओके, और प्रधानमंत्री जी ने इनसे ये भी बोला था कि शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, आने वाले समय में हम इसको डिवाइड करेंगे, सब डिवाइड करके बनाएंगे, अलग अलग कास्ट कैटेगरी को क्रिएट किया जाएगा। SC में भी, रिजर्व में भी, SC रिजर्वेशन में भी अलग अलग क्रिएट किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी अब इस चीज़ को लेकर कमेंट किया है। उसके साथ साथ अब देखिए यहाँ पर न्यूज़ में क्या बोला गया है कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, इसको फिर से इसमें कुछ सदस्यों को नॉमिनेट किया गया है, डाला गया है, कुछ को हटाया भी गया है। तो देखिए कौन कौन बने हैं। तो बीजेपी के जो नेता थे, किशोर मकवाना नाम है इनका, इनको अपॉइंटमेंट किया गया है नेक्स्ट NCSC चेयरपर्सन के रूप में। क्या नाम है इनका? किशोर मकवाना नाम है इनका। उसके अलावा वेदमपल्ली रामचंद्र
जो कहाँ के रहने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो रहने वाले हैं पेडेपल्ली डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना के रहने वाले हैं ये रामचंद्र जी, इनको भी इसमें नियुक्त किया गया है। उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश हैं उसके कौन बने, तो लवकुश कुमार हैं जो उत्तर प्रदेश से थे, इनको भी NCSC में नियुक्त किया गया है। तो NCSC में नियुक्ति नहीं है मुख्य रूप से, NCSC तो मैं आपको बताऊंगा ही। मेडिका समुदाय के बारे में आपको बता चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ। कोई खास नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हो मेडिका, लेकिन बस ध्यान में रखिएगा कि इस समुदाय के लोग किस कैटेगरी में आते हैं। तो SC में आते हैं, कहाँ पर रहते हैं, तो तेलंगाना मुख्य रूप से, लेकिन आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में भी रहते हैं ये लोग, मेडिका समुदाय, इनके बारे में ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और माला कम्युनिटी, मेडिकाओं ने आरोप लगाया था, जो माला कम्युनिटी है और मेडिका है, मेडिका पिछड़े हुए ज़्यादा हैं, इनके जो हक हैं वो माला कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके पास में चला जाता है। इसलिए उन्होंने मांग की थी कि हमारे लिए रिजर्वेशन में SC का जो रिजर्वेशन है उसमें हमारे लिए अलग से प्रावधान किए जाएं। प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर भाषण में इनको प्रॉमिस भी किया था। आने वाले कुछ समय में आपको दिख सकता है जो SC कम्युनिटी है उसमें भी डिवीज़न दिख सकता है आपको। ओके, चलिए NCSC के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ से सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपके PT मेंस में। SC जो कमीशन है उसके क्या कार्य हैं, संवैधानिक स्थिति क्या है, कब कौन से संशोधन किए गए हैं, किस आर्टिकल के तहत में आते हैं, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए न्यूज़ क्या है, NCSC को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए छोटे छोटे न्यूज़ हैं आपके लिए। जो आसिफ अली जरदारी है ये पाकिस्तान के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। शहबाज शरीफ वहाँ के प्रधानमंत्री बने थे और जरदारी जो हैं वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। उसके अलावा एक और न्यूज़ है जिसमें बताया गया है जीरो फूड चिल्ड्रन। अब ये क्या तात्पर्य होता है, वैसे बच्चे जो 24 घंटे में भी एक बार फूड नहीं ग्रहण कर पाते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आज सुबह में खाना खाया तो कल सुबह तक उनको कोई भोजन नहीं मिल पाता है, ये जीरो फूड चिल्ड्रन कहलाते हैं। क्या बोला है मैंने, आज सुबह में अगर खाना खाया, बच्चों की बात हो रही है, आपकी बात नहीं हो रही है। आप तो फिर भी रह लेंगे 24 घंटे बिना खाए हुए, छोटे बच्चों की बात हो रही है। किस उम्र के बच्चों की बात हो रही है भाई, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 6 माह से 23 माह तक के जो बच्चे होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर, वो भूखे रह जाते हैं। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भूखे बच्चों के अगर हम लोग जनसंख्या का आधार पर देखें, बड़ा ही दुख होता है इस रिपोर्ट पढ़कर। मुझे पता है कि आधुनिक भारत के समाज में इस रिपोर्ट को धिक्कार करके हम लोग बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि दिन भर तो हम TV पर गुणगान देखते हैं तो हमें एक्सेप्ट ही नहीं होता इस तरह की चीज़ें। अभी कोई दुनिया का देश हमें ये बता दे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। वही दुनिया का उसी देश का किसी संस्था ये रिपोर्ट बता दे कि आपके यहाँ पर गरीब लोग भी हैं तो हम बोलते हैं हमारे देश को बदनाम करने के लिए है। दोनों पक्षों को स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं। शुतुरमुर्ग हो गए हैं हम लोग, धरती में आँख और मुंडी गाड़ कर ये समझते हैं कि संकट टल गया है। संकट टला नहीं है, आपके लिए टल गया है। देखिए क्या बोला गया यहाँ पर, कि बोला गया है कि भूखे बच्चों की जनसंख्या का अगर देखें हम लोग, क्योंकि हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है, तो जनसंख्या के मामलों से अगर देखें तो दुनिया के तीसरे सबसे ज़्यादा जीरो फूड जो बच्चे होते हैं वो अपने यहाँ पर पाए जाते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, दुनिया के तीसरी सबसे बड़े पॉपुलेशन के हिसाब से जीरो फूड बच्चे भारत में पाए जाते हैं। एक रिपोर्ट में ये पता चला है, इसमें कहा गया है कि कौन से हमसे ऊपर 2 और कौन से देश हैं, परसेंटेज के हिसाब से 2 और देश हैं जो हमसे ऊपर हैं। बाकी अगर आप बात करें नंबर में, तो नंबर में हम हाईएस्ट हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, नंबर में अगर आप बात करें, जैसे अंकों में अगर बात करें नंबर में, तो सबसे ज़्यादा दुनिया में हमारे यहाँ पर जीरो फूड बच्चे हैं। परसेंटेज में 2 और देश हैं हमसे ज़्यादा ऊपर, एक है गुयेना और एक है माली। ये गुयेना और माली के साथ हमारा कंपेयर हो 2024 ईस्वी में, कहाँ से एक्सेप्टेबल हो सकता है। तो ये बताया गया है। अब रिपोर्ट देखिए क्या है, रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, रिसेंटली द पीयर रिव्यूज जामा नेटवर्क, कोई नेटवर्क है, ओपन जर्नल प्रकाशित होता है इसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। कि आपसे ये पूछा जाएगा नहीं, जीरो फूड चिल्ड्रन क्या होते हैं ये ज़रूर पूछा जाएगा आपसे, ये टर्मिनोलॉजी क्या होता है, और इसको ज़रूर यूज कीजिएगा जहाँ पर भी आपको लिखना हो आंसर वगैरह। और इसीलिए भारत सरकार जो अनाज देने का कार्यक्रम चलाती है ना, बेहद इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है। स्कूल में जो बच्चों को खाना देती है वो भी बेहद इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है, क्योंकि इस तरह से ही हम इस तरह की समस्याओं को निपट सकते हैं।
है ना। उसके अलावा देखिए यहाँ पर नंबर में तो हम हाईएस्ट हैं, लेकिन हम परसेंटेज में तीसरे हैं, ये बताया गया है। अगला देखिए कि 2023 ईस्वी में एक और स्टडी किया गया था इसी प्रकार से, ई क्लिनिकल मेडिसिन स्टडी किया गया था लैंसेट में। लैंसेट जो पत्रिका है उसके द्वारा स्टडी किया गया था। इसमें बताया गया था कि अकेले यूपी में सबसे ज़्यादा जीरो फूड चिल्ड्रेन होते हैं, जो 28.4% के आस पड़ोस में है। 28.4% उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। उसके पश्चात से कौन सा राज्य होगा? तो जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, अपना बिहार है, जहाँ पर 14.2% बच्चे जीरो फूड में आते हैं। 14.2%, बहुत ही बड़ा आंकड़ा है ये। ओके, उसके बाद से महाराष्ट्र का था, फिर राजस्थान का रैंक है, फिर मध्य प्रदेश का रैंक था। दक्षिण भारत के राज्य एक भी नहीं है, दक्षिण भारत के राज्य एक भी नहीं है। ओके, आगे बढ़ें। अगला देखिए क्या, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला हम लोग कवर कर लेते हैं किसको, तो एनसीएससी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जहाँ से आपके सवाल बनते हैं। इसमें जीरो फूड चिल्ड्रन किनको कहा जाता है उसको बस ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें से आंकड़े अगर आप एग्जाम में यूज़ करें तो ही सही है, बाकी तो इसमें से कुछ ऐसा पूछा नहीं जाएगा। मुझे पढ़ाना था इसलिए मैंने बताया आपको कि। और जीरो फूड चिल्ड्रन किनको कहा जाता है, तो उन्हीं को कहा जाता है जो 24 घंटे में भी एक बार भोजन ग्रहण सही से नहीं कर पाते हैं, उन्हीं को जीरो फूड चिल्ड्रन कहा जाता है। बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों की बात हो रही है, आप लोगों की बात नहीं हो रही, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए एनसीएससी के बारे में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है और एससीओ के राइट्स को सुरक्षित करने के लिए इसको बनाया गया है। आर्टिकल 338 के तहत इसका विशेष प्रावधान किया गया है और एनसीएससी कमिश्नर भी एक नियुक्त किए जाते हैं। 65वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा इसमें संशोधन किया गया था और 65वें संविधान संशोधन 1990 द्वारा सदस्यीय प्रणाली को बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। पहले एक सदस्य होता था, लेकिन बाद में बहुसदस्यीय इसको कर दिया गया। 89 संशोधन 2003 के द्वारा इसे क्या किया गया, अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु गठित पूर्ववर्ती राष्ट्रीय आयोग को वर्ष 2004 में अलग अलग कर दिया गया और एससी के लिए अलग कर दिया गया, एसटी के लिए अलग कर दिया गया। लेकिन एससी के पास में ओबीसी का भी था, तो 2019 में पता ही आपको क्या हुआ, 2019 में ओबीसी को भी इससे अलग कर दिया गया, ओबीसी को भी बिल्कुल अलग कर दिया गया। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष और 3 अतिरिक्त सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं और उनके सेवा शर्तें पद का कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। इनका काम क्या है, अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक और अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों संबंधी सभी मामलों की जांच निगरानी करना, उनके कामकाज का मूल्यांकन करना और इनके पास में अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी होती है, यानी कि कोर्ट के जैसे भी कभी कभी काम कर सकते हैं। अनुसूचित जातियों का अधिकारों की सुरक्षा उपायों से वंचित के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना है। अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना, सलाह देने का भी काम है। राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से अपना रिपोर्ट भी देते हैं और अनुसूचित जातियों के संरक्षण कल्याण के लिए ये सुझाव सिफारिशें भी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को करते हैं। 2018 तक आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ भी रखा गया था, लेकिन 102वें संविधान संशोधन 2018, मैंने गलती से 2019 बोला था, उसके द्वारा ओबीसी आयोग को एनसीएससी से अलग कर दिया गया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ओबीसी आयोग पहले इसी में शामिल था, लेकिन ओबीसी आयोग को आर्टिकल 338A के तहत में अलग से एक संवैधानिक बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया ओबीसी आयोग को। तो इसको ध्यान में रखिएगा, एनसीएससी को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। छोटे छोटे फैक्ट हैं वो ध्यान में रखिएगा, क्योंकि संशोधन वगैरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। यही पूछा जा सकता है कि जब से संविधान का निर्माण हुआ तब से ये बहुसदस्यीय निकाय ही है, नहीं, पहले एक ही मेंबर होते थे इसमें, बाद में से संशोधन करके बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया। एंड पहले एससी एसटी एक ही जगह था, एससी एसटी को अलग किया गया, उसके बाद से एससी और ओबीसी एक ही जगह पर था, फिर ओबीसी को भी अलग कर दिया गया। ओके, अगले न्यूज़ पर चलिए, देखिए क्या है। अगला न्यूज़ तो है ही नहीं, आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अच्छे से पढ़िए समझकर और इंजॉय करके पढ़िए थोड़ा सा। मुझे पता है कि कई बार बोरिंग हो जाता है, लेकिन सीखने के उद्देश्य से जब भी आप पढ़ेंगे ना, तो आपको कभी बुरा नहीं लगेगा पढ़ने में। कितना कुछ सीखते हैं आप इसमें पढ़ाई के दौरान, सिलेबस ही इतना अच्छा है इसका। अच्छे से पढ़िएगा, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।